नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता आदि के बारे में बताएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन सभी टॉपिक को आज हम यहाँ बताने जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की कला नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक को याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उपकरण उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ यव थी। नेक्स्ट है प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 राजाओं के बीच
युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पुरुषनी नदी वर्तमान रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है यजुर्वेद। यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यह सबसे छोटा वेद है। इसमें धुनों और मंत्रों संगीत का संग्रह है। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांग की कुल संख्या 6 है। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 ज्योतिष, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 कल्प, नंबर 5 निरुक्त, नंबर 6 छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीति से संबंधित शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का उल्लेख है। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराणों से संबंधित टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार फिर इन टॉपिक को हम बता रहे हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीति से संबंधित शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का उल्लेख है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीति से संबंधित शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का उल्लेख है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे
मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सारे टॉपिकों से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में ही बताया जा रहा है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। ये सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसे फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। नंबर 2 मोहनजोदड़ो, यह स्थल भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई और इसकी खोज हुई 1922 ईस्वी में। नंबर 3 है चन्हुदड़ो, पाकिस्तान। सिंधु नदी 1931 ईस्वी में इस स्थल की खोज हुई। नंबर 4 कालीबंगा, यह स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई और इसकी खोज 1953 ईस्वी में हुई। नंबर 5 लोथल, यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर विकसित हुई और इसकी खोज हुई 1957 ईस्वी में। नंबर 6 है धौलावीरा, यह वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है।
इस स्थल की खोज 1967 ईस्वी में हुई। नंबर 7, सुतकांगेडोर। यह स्थल भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यह दास्क नदी के तट पर विकसित हुई और इसकी खोज हुई 1927 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी तथा ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने आदि विधियों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने आदि विधियों का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की समय सीमा है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। नंबर 2, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। ऋग वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और नंबर 2, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। नंबर 1, कुल। नंबर 2, ग्राम। नंबर 3, विश। नंबर 4, जन एवं नंबर 5, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहते थे। विश का प्रधान विशपति कहलाता था तथा जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। नंबर 1, ब्राह्मण। नंबर 2, क्षत्रिय। नंबर 3, वैश्य और नंबर 4, शूद्र। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। उसे कुलप या गृहपति
कहते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्य की संख्या 2 थी। नंबर 1 महाभारत एवं नंबर 2 रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। योग दर्शन प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन प्रवर्तक गौतम ऋषि और सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल मुनि सबसे प्राचीन दर्शन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। नंबर 1 हिंद यूनानी, नंबर 2 शक, नंबर 3 हून, नंबर 4 पहलव और नंबर 5 कुषाण। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। यह आक्रमण उसने 190 ईस्वी पूर्व में किया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानियों का सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हेलेनिस्टिक आर्ट। हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने कराया था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है शक। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। प्रथम शक राजा मोगा था। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता था। उसी समय से
विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। फिलिप का गुरु अरस्तु, सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाई डेस्पिज तथा झेलम बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु, जिसे पोरस के नाम से भी जाना जाता है, पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाई डेस्पिज तथा झेलम बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर का अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। वह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोना में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। इसके जल सेनापति का नाम नियार्कस था तथा इसके प्रिय घोड़े का नाम बुकाफेला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया। नेक्स्ट टॉपिक है मगध राज्य का उदय। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। मगध साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य एवं मगध साम्राज्य, ये प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था।
प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इनको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार महावीर जैन और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक राजा धनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए
प्रसिद्ध था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया। ये सभी मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक टॉपिक को एक से अधिक बार पढ़ने से आसानी से याद हो सकता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। नेक्स्ट है टॉपिक बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व में
मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का दूसरा राजा बिंदुसार हुआ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक। मगध साम्राज्य के मौर्य साम्राज्य के अगले शासक अशोक थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर
अशोक को बहुत पीड़ा हुई। उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस वीडियो में जो भी चीज़ बताए जा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इन्हीं टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर अशोक को बहुत पीड़ा हुई और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थीं। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेनथेलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेनथेलर ने की थी। अशोक के दरबार में डायोनिसियस नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने भेजा था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेई है। अशोक का सरएकुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में है। कलिंग युग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामनी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामनी कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में दास कर्णकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे
जिनके पास जमीनें नहीं थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण थी। अशोक का नाम देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय भी है। नेक्स्ट टॉपिक है शुंग साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इस काल में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इस काल में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज पुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज पुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा या सुशर्मन था। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट टॉपिक है कुषाण वंश। पहलवों के बाद में कुषाण आए, जो युची और तोखारी भी कहलाते थे। युची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी।
कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक राज्य वैद्य रहता था जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संघ रक्षक था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से रहते हैं। नेक्स्ट है कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्वमथर और संघ रक्षक रहते थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्वमथर और संघ रक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया गया है। वर्तमान समय में जितने भी छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि किस टॉपिक को पढ़ा जाए और किस टॉपिक को नहीं पढ़ा जाए। तो यहाँ पर उन सभी टॉपिक के बारे में बताया गया है जिस टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कनिष्क के दरबार में एक बार फिर से इस टॉपिक को बता दे रहे हैं। यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्वमथर और संघ रक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। चरक को
आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।